यानी देखिए विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र। टॉपिक हमारा क्या है? नास्तिक संप्रदाय का उदय। अब नास्तिक संप्रदाय के उदय की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक आया वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ? ऐसा कहा गया कि विराट पुरुष ये जो इस प्रकार से, अब देखो एक चीज तो मुख से निकल रही है, एक बाहों से निकल रही है, एक उदर से निकल रही है, एक पांव से निकल रही है, जिस कारण क्या हो गया? इनमें मतभेद होने शुरू हो गए। यानी ब्राह्मण का जो कार्य वो क्या रखा गया? शिक्षा देना लेना, शिक्षा देना व लेना, ठीक, यज्ञ करना व करवाना, यज्ञ करना व करवाना, ठीक है। और भिक्षा देना व लेना, भिक्षा देना व लेना, ठीक है। यानी अब विराट पुरुष के मुख से अब श्रेष्ठ कौन हो गया? ब्राह्मण। अब ऊपर आने से ना, यानी विराट पुरुष के मुख से या इन चारों का अगर सीक्वेंस देखें तो सबसे एक नंबर पे आ गया ब्राह्मण। तो इसमें ब्राह्मण जो थे वो अपने आप में क्या हो गए? उच्च जाति के हो गए, उच्च वर्ण के हो गए, ठीक है। तो अब क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा कार्य, रक्षा का भाव, रक्षा का भाव, रक्षा का कार्य होता था। और व्यापार वाणिज्य का कार्य था, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य शुद्ध करेगा। और ऊपर तीनों की सेवा भाव, सेवा का भाव शुद्ध दे रहेगा, ठीक है। अब शुद्ध देखिए वैसे कोई शुद्ध जीवन जाति नहीं है, यहां से शब्द चेंज हो गया। अरे आपने देखिए कि माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं पता चलता। आजकल तो इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, डिलीवरी होती है तो जो नर्सरी जिसे आप बोलते हो बच्चे की, जो जब पर छोटे बच्चों को रखा जाता है तो 5-7 दिन 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे कोड लगाया जाता है भी इसका ये है ये। और नर्सरी में जब अपन जाते हैं तो बालों को अपने बालों को हम खुद नहीं पहचान पाते, उसको कोड से पहचानते हैं, ठीक है। जब वो बाहर निकलता है तब उसकी जाति वगैरह बन जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए ना, तो यहाँ पर अब नास्तिक संप्रदाय में क्या हुआ? ब्राह्मण का कहेंगे कि शिक्षा देना लेना, यह करना व करवाना, भिक्षा देना व लेना। क्षत्रिय का रक्षा का भाव, वैश्य का व्यापार वाणिज्य, शूद्र। अब इन चारों में नीचे को बोलते हैं निम्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो शूद्र जो कैटेगरी में चला गया ना, उसको लोग गणना करने लग गए, उससे भी नीची जाति क्या है, नीची जाति क्या है। तो अब आपको पता होगा कि ब्राह्मण तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब क्षत्रिय ने इनके मध्य क्या हो गया? वैश्य की भावना जागी। तो क्षत्रियों के मन में एक क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा सेवा हम करते हैं लोगों की, जनता की रक्षा हम करते हैं, युद्ध के मैदान में हम जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हम करते हैं, लेकिन एक नंबर पे कौन चला गया? ब्राह्मण चला गया, है ना। और आपको पता होगा कि जैन और बौद्ध ये दोनों ही जो संप्रदाय है इनके जो मुखिया है, इनकी जो अगुवाई करने वाले, एक का महावीर स्वामी है, दूसरे का गौतम बुद्ध है, ये क्षत्रियों से निकल कर गए, ठीक है ना। क्योंकि क्षत्रियों के मन में एक क्वेश्चन था कि प्रजा की रक्षा हम करते हैं, सारा कार्य हम करते हैं, लोगों का भरण पोषण हम करते हैं, लेकिन एक नंबर पे कौन चला गया? ब्राह्मण। अब एक नंबर पे कोई अगर आदमी जाता तो शेर से होती है। अवश्य उस समय क्या होता था कि आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक काल में एक होता था, ऋग्वैदिक काल में बलि नामक एक था, बलि जो स्वैच्छिक था। ये बहुत ही अच्छी चीज थी, देखिए स्वैच्छिक, यानी स्वैच्छिक का क्या होता है? ऋग्वैदिक काल में यानी 1500 से 1000 का समय, इस समय ये कर स्वैच्छिक था, राजा लेता था, पुरोहित लेता था। किसके कारण? कि अगर आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि राजा को देना चाहिए तो आप दे दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये कर क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था, यानी बलि जो था वो क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ब्राह्मण को तो कर देना नहीं होता था, ब्राह्मण को कर से क्या था? छूट, ब्राह्मणों को कर से छूट थी, क्षत्रियों को लेना होता था। और कर देगा कौन? वैश्य। शूद्रों के पास तो उनके पास तो कोई काम करने का सोर्स था ही नहीं, वो तो सेवा करेंगे इनकी, वो तो नौकरी करेंगे, इनके नौकर रहेंगे। तो कर कौन देगा? वैश्य देगा। कर सिर्फ कौन देगा? वैश्य देगा।
तो वेश्यों के मन में भी क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा कार्य तू करता है, इनका पैसे का उनका इनका जो पेट भरने का जो कार्य है कौन करता है, तू करता है, ठीक है। जबकि 1 नंबर और 2 नंबर पे कौन चलेगी, ब्राह्मण और क्षत्रिय चलेगी। अब चौथी जो कॉम्पिटेटिव निकल के आई वो शूद्र की निकल के आई। अब शूद्रों ने सोचा कि इन तीनों की सेवा मैं करता हूं और इनके साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ित इन्हीं लोगों को किया गया, यानी सबसे ज्यादा प्रताड़ित इन्हीं लोगों को ही किया गया था, शूद्रों को ही किया गया था। और शूद्र जो थे, देखिए जैन, बौद्ध, गौतम, महावीर स्वामी ये क्षत्रियों से निकल कर गए थे और सबसे ज्यादा इनके जो अनुयायी थे वो कौन थे, शूद्र थे। क्योंकि शूद्रों को न तो मंदिरों में प्रवेश था, न उन्हें वेद पुराण पढ़ने का कोई अधिकार था, उनके साथ अनेक प्रकार की छुआछूत होने लगी, अस्पृश्यता होने लग गई, ठीक है। इस प्रकार से लोग एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो उन्हें समान रख सके, समान अधिकार दिला सके, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक था नास्तिक संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था का उदय। दूसरा अपन पढ़ेंगे, अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, लोहे की खोज। किसकी खोज, लोहे की खोज। लोहे की खोज, ठीक है। अब देखो नास्तिक संप्रदाय में लोहे की खोज का क्या योगदान था, यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार, ठीक है, कुल्हाड़ी आदि बनने शुरू हो गए, आदि बनने शुरू हो गए, ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहा धातु आ गई। अब जब लोहा आया, लोहे के कारण आर्यों ने अपनी कृषि का विस्तार किया, कृषि का विस्तार किया। अब कृषि आएगी, कृषि के विस्तार से आइए गंगा के मैदान से आगे चले गए, गंगा की दोआब से आगे बढ़े, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, कृषि आई तो बैल की आवश्यकता महसूस हुई, बैल की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। देखिए उत्तर वैदिक काल में एक समझ मिलता है, देखिए दो चीजें हैं, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक आता उत्तर वैदिक काल, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक काल में इस समय अतिथि को गोहन बोलते थे, क्या बोलते थे, गोहन। ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्य बोला जाता था, यानी गाय पवित्र पशु होता था। ऋग्वैदिक काल में गाय को ये लोग मारते नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गाय जो थी उसका मांस खाना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है। और अतिथि का स्वागत गाय के मांस से होता था, जिसे बोलते थे गोहन, ठीक है। तो इस समय देखिए अगर आपको पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में गाय का मांस लोगों को परोसा जाने लगा, लोग गाय के मांस को खाने लगे। जब गाय के मांस को अगर लोग खाएंगे, गाय को खाएंगे, तो आपको पता बैलों की कमी होगी, यानी बैलों की है आवश्यकता, लेकिन गाय का मांस खाने से बैलों में कमी आने लगी, बैलों में कमी आ गई,
बात है, लोहा लोहे से जैसे हल बनना शुरू हो जाएगी, लोहे से हल बनेगा तो क्या होगा, उस समय कुल्हाड़ी बनेगी तो आगे अपना विस्तार करेंगे, ये आगे से आगे बढ़ेंगे, कृषि का विस्तार होगा और ये जूमिंग कृषि करेंगे। अब जूमिंग कृषि जब ये करेंगे तो क्या होगा, जो औजार है उनसे ये अपनी कृषि का विस्तार करेंगे। तो आपको पता है कि इनको आगे जाने के लिए जो बैल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हल जोतने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये बैलों का ही प्रयोग करते थे, तो बैलों की आवश्यकता हुई। लेकिन उस समय क्या था, उत्तर वैदिक काल में ये जो समय था 1000 से 600 500 400 के बीच का जो समय था, उस समय लोगों को गाय का मांस खाना शुरू कर दिया, गाय का लोग मांस खाना शुरू कर दिया। जो गाय वैदिक काल में अगण्य थी, जिसको मारना अपराध था, वो आगे चलकर लोग उसका मांस खाने लग गए। तो अब लोगों को एक ऐसे धर्म की जरूरत थी, एक ऐसी कम्युनिटी की जरूरत थी जो कि उनको बैल मतलब बैल प्रदान करवाए। तो लोग यहाँ पर गाय को पूजनीय मानते थे और जो लोग गाय का मांस खाते थे ना, उनसे वो भेदभाव करते थे। तो अब लोगों ने क्या किया, उस क्षेत्र को छोड़कर, उस संप्रदाय को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। तब इन लोगों ने क्या किया, नास्तिक संप्रदाय की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी प्रकार से गाय का मांस खाते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन बिल्कुल वेलकम हो जाए, फिर हमारे घर से और आके किस चीज क्या काम की। तो जिससे क्या हुआ, मतलब यहाँ पर एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो उनको इससे पीछा छुड़वाए, यानी उनको एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे समाज की जरूरत थी जो उनको क्या कर दे, इस प्रकार से उनका पीछा छुड़वा दे। ठीक है ना। तो हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए। पहला टॉपिक हमारा था वर्ण व्यवस्था, दूसरा टॉपिक था लोहे की खोज, यानी लोहे की खोज होने से ही आर्यों का क्या होगा, बहुत ज्यादा विस्तार होगा, क्योंकि जो आर्य एक स्थान पर बैठे थे, एक स्थान पर ही प्रकृति के ऊपर आश्रित थे। जब लोहे की खोज होगी, लोहे हल आ गया, उस समय बैल आ गया, तो आर्यों ने क्या करना, खेती करनी शुरू कर दी। और वो गंगा यमुना द्वार को छोड़कर आगे और चले जाएंगे, दक्षिण तक चले जाएंगे, कृष्णा गोदावरी तक चले जाएंगे। ठीक है ना। तो लोहे के नाम आर्यों ने अपने कृषि का विस्तार किया, कृषि के विस्तार से आर्य गंगा के द्वार से आगे बढ़ने लगे। बैल की आवश्यकता महसूस हुई और बैलों की थी जरूरत, क्योंकि उस समय जो गाय थी वो पवित्र मानी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते गाय का लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है सिक्कों का प्रचलन। तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। यानी इस समय आते आते धातुओं का आविष्कार हो गया, धातुओं का आविष्कार हुआ। ठीक है। अब धातुओं का आविष्कार होने से उस समय क्रय विक्रय के लिए सिक्के प्रचलन में आए, सिक्के प्रचलन में आए। ठीक है। अब जब सिक्का प्रचलन में आ गया, उस समय क्या आ गया, पैसा आ गया, मुद्रा आ गई। मुद्रा का क्या हुआ, मुद्रा का विस्तार होना शुरू हो गया। यानी कोई बात आज के समय की, आज अगर हमारे पास पैसा हो जाएगा, सारी लड़ाई किस चीज की है, पैसे की। और वो उस समय यानी उत्तर वैदिक काल में जब सिक्का आ गया, धातु आ गई, जिसे आप निष्ठ बोलते हो, दिरहम बोलते हो, वो सिक्के के प्रचलन होने से, धातुओं का आविष्कार होने से क्रय विक्रय के लिए सिक्के प्रचलन में आए। अब जब सिक्का प्रचलन में आया तो वही बात आज के समय में, आज प्रत्येक आदमी चाहता है कि मेरे पास ज्यादा धन हो, मेरे पास ज्यादा धन हो, मेरे पास ज्यादा धन हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लोगों के मन में लोग ये चाहते थे कि आगे से आगे बढ़ते चले गए और धन कमाने की लालसा बढ़ने लगी, धन कमाने की लालसा बढ़ी। जब धन कमाने की लालसा बढ़ी ना, तो लोग अपने जो धार्मिक अनुष्ठान थे, जो वैदिक कर्मकांड थे, उनको एक तरह से भूल गए थे। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा बुराइयां थी।
ठीक है। अब ये लोग चाहते थे कि हम धन भी कमाए, ठीक है, और हमारा जो धन कमाया हुआ हो उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़े। तो एक उनको एक ऐसे धर्म की, एक ऐसे संप्रदाय की जरूरत थी जो उनको मतलब ये जो बलि वगैरह है, ये और सिस्टम है, इनसे इनका पीछा छूट जाए, ठीक है। तो तीसरा हमारा टॉपिक कौन सा आ गया? सिक्कों का प्रचलन। तीसरा कौन सा आ गया? सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, एक बार फिर स्वागत है इतिहास की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बीए, बीएड, सेकंड एंड बीए फर्स्ट, ठीक है। और अपन पढ़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण में हमने सबसे पहला हमारा काम था राजनीतिक कांड पढ़ लिया। राजनीतिक कांड में सशस्त्रीकरण की होड़, ठीक है। उसके बाद में निरंकुश राजतंत्र का जो समाप्ति, लोकतंत्र का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, नितिनवादों का उदय, सूत्राचार के अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। तो ये 6 कांड हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। 6 कांड हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे अगला कारण, ठीक है। जो अगला हमारा जो कारण होगा वो होगा आर्थिक कारण, ठीक है। यानी राजनीतिक कारण हमने पढ़ लिए थे, राजनीतिक कारण तो पढ़ लिए थे, यानी निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र का विकास, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, सशस्त्रीकरण की होड़। अब अगला जो हमारा कारण आएगा वो आएगा आर्थिक कारण। तो आर्थिक विकास, यानी इसका सबसे पहला जो कारण आएगा वो पढ़ेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक विकास देखिए 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध का क्या होता है? समाप्ति, युद्ध की समाप्ति, ठीक है। यानी 11 नवंबर 1918 को जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो मानवता को शर्मसार करने वाला, यानी इंसानियत को शर्मसार करने वाले वो 4.25 साल का जब मूल्यांकन किया गया तो इसमें अगर देखा जाए, यानी मानवता को कलंकित करने वाला, इंसानियत को एक प्रकार से क्षत विक्षित करने वाला, और इंसान ने बर्बरता के साथ दूसरे इंसान का जब खून बहाया, उन 4.25 सालों में जब इंसानियत के तौल में या इंसानियत के तराजू में जब इसका मूल्यांकन किया गया तो बताते हैं कि इसमें लगभग 10 खरब रुपए, 10 खरब रुपए लगे थे। यानी इस युद्ध के अंदर आर्थिक विनाश की अगर बात करें ना तो इस युद्ध में 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से लगे थे, ठीक है। 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से, यानी उस समय अगर अपन देखें ना तो आज ये दौलत मिलियन डॉलर में जाती है, अरबों डॉलरों में चली जाएगी, क्योंकि बात 1914 की कर रहे हैं, 1918 में। इन 4.25 सालों में जब मानवता और इंसानियत का बर्बरता के साथ जब इसका मूल्यांकन किया गया तो एक तरह से इसका आर्थिक विनाश देखे ना आपको तो बात की बात है, जनधन की तो कितना होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए पैसे का तो इसमें 10 अरब रुपए एक साथ खर्च हो गए थे, ठीक है ना। क्या हो गए थे? खर्च हो गए थे। दूसरा है जनशक्ति का महाविनाश। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है
जनशक्ति का महाविनाश। दूसरा हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा जनशक्ति का महाविनाश। ठीक है, जनशक्ति यानी जनता की जो पावर थी। एनसीईआरटी की पुस्तक और क्लास 11 की जो पुस्तक है वो बतलाती है कि इस युद्ध में 80 लाख लोग मरे थे। 80 लाख लोग इस युद्ध में मरे थे। ठीक है, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। ठीक है भाई, अब देखो आप 80 लाख लोग हैं। ठीक है, 80 लाख लोग और कितने वर्षों तक चला था युद्ध? 4 साल। तो एक साल में कितने लोग मरेंगे? 20 लाख। कितने लोग? 20 लाख। और 20 लाख को आप 365 से भाग दोगे ना तो इसमें लगभग 7000 प्रथम विश्व युद्ध में 7000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। प्रतिदिन अपनी 7000 व्यक्ति प्रतिदिन अपनी जीवन अपने 7000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। ठीक है, जनशक्ति पहला हमारा काम था आर्थिक विनाश, यानी इसमें यानी 10 खरब रुपए का आकलन किया गया था। उस समय भी इतने पैसे लगे होंगे। ठीक है ना, तो 80 लाख लोग मरे थे, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। अगर इस प्रकार से अगर अपना आंकड़ा निकालें तो 7000 लोग यानी 7000 आदमी जहाँ बहुत वो नहीं होते, कम नहीं होते। अगर एक दिन में 7 लोग भी मरे तो भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में 7000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। और ये आंकड़े हमें बताती है एनसीईआरटी की पुस्तक। एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 11 की और पेज नंबर है 117। ठीक है, पेज नंबर 117 पे ये चीज बाकायदा दी हुई है कि एनसीईआरटी की पुस्तक 11 में 7000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे इसमें। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध में मानव क्षति सबसे ज्यादा फ्रांस ने चुकाई थी। सबसे ज्यादा अगर बात करें हम लोगों की तो इसमें सबसे ज्यादा यानी 7000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। उनमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा मरे थे इस युद्ध में। ठीक है ना, तो इसके बाद अगर देखें एक आंकलन आया था कि फ्रांस के जो क्षेत्र थे अल्सास व लॉरेन यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई थी, जब वर्साई की संधि हुई थी, उस वर्साई की संधि के तहत अल्सास व लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को वापस लौटा दिए। ठीक है, देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अल्सास व लॉरेन क्षेत्र दोनों फ्रांस को लौटा दिए, लेकिन फिर भी फ्रांस की मानव क्षति पूरी नहीं हुई। समझ में आ गई ना बड़ी बात? यानी इस युद्ध में 80 लाख लोग मरे थे, 2 करोड़ लोग घायल हुए थे, 7000 व्यक्ति प्रतिदिन मरते थे। इस युद्ध में मानव क्षति सबसे ज्यादा फ्रांस को हुई थी। और ये प्रश्न नेट में पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लोग किस राष्ट्र के मरे थे? तो यूरोप का देश फ्रांस उसके मरे थे भी। ठीक है ना, तो आगे देखा जाए तो अल्सास व लॉरेन ये तो फ्रांस के क्षेत्र थे जो पहले जर्मनी को दे दिए गए थे, लेकिन
प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के तहत अल्सास व लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस को वापस दे दिए, लेकिन फ्रांस की जनता इतनी मर चुकी थी कि लॉरेंस व अल्सास में उसकी पूरी नहीं कर सके। ठीक है ना। तो कितने टॉपिक हो गए हमारे? 2। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है युद्ध रण। तीसरा हमारा टॉपिक जो आएगा वो आएगा युद्ध का रण। युद्ध ऋण यानी समस्या कहाँ है? अब आपको पता होगा कि अगर अपन लड़ाई लड़ते हैं किसी भी प्रकार की, कोई एक दिन लड़ते हैं तो भी उसमें इतना सारा नुकसान हो जाता है। मेडिकल का खर्च है, दवाइयों का खर्च है, किसी के परिवहन का, यातायात का, खान पीन का, सब कुछ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो इस समय हम देखा जाए तो प्रत्येक देश पर युद्ध का ऋण अत्यधिक मात्रा में चढ़ गया, अत्यधिक मात्रा में हो गया। ठीक है। ये चीज आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है कि युद्ध ऋण क्या है। सपोज करिए आज भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। अब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि भारत अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध सेना पे खर्च करता है कि नहीं करता? अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तब थोड़े दिन पहले भारत राफेल लेके आया है। ठीक है। अनेक प्रकार की पनडुब्बियां बना रहा है, अनेक प्रकार के पोर्ट बना रहा है, समुद्र में अपनी सेनाएं बना रहा है, नौसेना, जल सेना, वायु सेना, और चीन के साथ लगाव होने के कारण मतलब भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर साल सैनिकों की भर्ती होती है। देखा होगा राजस्थान में तो हर साल भर्ती आती है जुलाई अगस्त में। प्रत्येक स्टेट में इस प्रकार से उनका मतलब कोटा दिया हुआ है। तो हमारी सेना तैयार की जाती है और सेना में सिर्फ कितने साल? 18 साल नौकरी करो, उसके बाद अपने घर आ जाओ, उसके बाद कोई और जॉब कर लो। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रत्येक अमेरिका अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा है ना वो सेना पे खर्च करता है। भारत अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पे खर्च करता है सैनिक कार्यों में, जिसके अंतर्गत थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उनके लिए अनेकों प्रकार के जो नए नए हथियार है, ट्रक वगैरह है, बुलेट है, उनके लिए ये जो गन वगैरह है, पनडुब्बियां हैं, जहाज है, राफेल है, लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर है, उनका निर्माण करना होता है, उनको खरीदना पड़ता है। अब ये कोई चीज़ फ्री तो आती नहीं है, इनके लिए पैसा तो लगता है ना। तो अब देखिए युद्ध रण, अब ये प्रत्येक विश्व कितने वर्षों तक चला था? लगभग कोई 4 वर्षों तक। ठीक है। अब आपको पता है अगर लड़ाई हो जाती है तो अपन किसी राष्ट्र को हल्के में थोड़ा लेते हैं, हल्के में तो कोई ले नहीं रहा था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो जो 32 बराबर 4 देश थे, यानी 32 और 4 देश थे, ये आपस में क्या कर रहे थे? अपना मतलब कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, अपने हथियार सेना को मेंटेन रखने के लिए अनेकों प्रकार का क्या कर रहे थे? अन्य देशों से एक बार युद्ध ले रहे थे, पैसा ले रहे थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन 4 सालों में प्रत्येक देश के ऊपर युद्ध करना अत्यधिक मात्रा में हो गया था। ठीक है ना। भी बहुत सारा ऋण इस युद्ध में हो गया था और वो जो पैसा लिया था वो सेना युद्ध में क्या हो गया? खर्च हो गया। युद्ध में बहुत सारे उपकरण हथियार समाप्त हुए। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि युद्ध चल रहा है, 4 वर्षों तक युद्ध चला। मतलब फ्रांस ने किसी से ऋण लिया, इंग्लैंड ने किसी से लिया, किसी ने किसी से लिया, किसी ने हथियार खरीदे, किसी ने कोई उपकरण खरीदा। वो तो 4 साल में खराब हो गई, लेकिन उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना। अब पैसा देंगे तो क्या जाएगी? आर्थिक मंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है वो है व्यापार का विनाश। किसका विनाश? व्यापार का विनाश। व्यापार का विनाश। ठीक है। अब अपन थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके जब बताए थे अंतर्राष्ट्रीय अराजकता टॉपिक करवाया था, उस अंतर्राष्ट्रीय अराजकता टॉपिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले क्या करते थे यूरोप के अधिकतर देश,
यूरोप के अधिकतर देश अन्य देशों से कच्चा माल खरीदते थे, कच्चा माल आयात करते थे। ठीक है, आयातित माल को उद्योगों में ले जाकर उद्योगों से दैनिक या उद्योगों से उपयोगी सामान बनाकर औपनिवेशिक देशों में भेजते थे। औपनिवेशिक देशों में निर्यात करते थे। ठीक है, युद्ध लंबा चलने से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ठीक है, अन्य देशों ने कच्चा माल देने से मना कर दिया। ठीक है, जिससे व्यापार वाणिज्य व उद्योग विनाश के कगार पे चले गए। देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक देश A, एक देश B, ये यूरोप मान लो, ये यूरोप ले लो। ठीक है, यूरोप ले लो और ये मान के चलो पूर्व के देश ले लो, कोई भी देश ले लो, चलो भारत ले लो आप। ठीक है, अब भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड। ठीक है, अब यूरोप के अंदर के उद्योग तो बहुत है, लेकिन वहां पर कृषियों की भूमि नहीं है, यानी कच्चा माल नहीं है। उद्योग बहुत है, कच्चा माल नहीं है। तो यूरोप के जो देश थे वो क्या करते थे? भारत हो, चीन हो, कोई भी देश, उनसे कच्चा माल खरीदते थे। अब क्या हुआ, ये इनको पैसा दे देते, वो कच्चा माल दे देते थे उनको। ठीक है, फिर वो उसे उद्योगों में परिवर्तित करके उन भारतीय बाजारों में या बाजारों में लाकर उनको बेच देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य दोनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। लेकिन इसी समय क्या हुआ, जब क्या 1948 विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब क्या है, इसमें गड़बड़ा गई, क्योंकि लोगों का ध्यान किसके पहले बोलते नहीं थे कि जान बची तो लाखों पाए। लोगों को तो अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी। लोग तो चाहते थे कि एक बार युद्ध समाप्त हो जाए, व्यापार वाणिज्य तो बाद में कर लेंगे। तो लोगों को एक तरह तो भय ये था कि एक बार हमारी जान तो बचे, एक बार युद्ध में जीते, क्योंकि 3.5 वर्ष तक तो इसमें दूरी राष्ट्र विजयी था, जर्मनी जीत रहा था। अब ये जो देश थे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, जिनके उपनिवेश थे बहुत सारे, वो तो ये उनके मन में ये था कि एक बार व्यापार वाणिज्य तो दूर की बात है, उनसे सेना, जैसे भारत से सेना मंगवाई थी 1915 में, 1916 में लगभग सैनिक भारत से चले गए थे। तो दिक्कत तो ये हो रही थी उनको कि हम युद्ध कैसे जीते। तो व्यापार वाणिज्य, जैसे आज घर में अपने लड़ाई हो जाती है तो अपन कहते हैं कि पट दूंगा, वीडियो बना लड़ाई, तो पहले तो अपन लड़ाई को समझाएंगे ना, लड़ाई तो ये छुटे कम से कम एक बार। तो इस प्रकार से क्या हो रहा था कि यूरोप के अधिकतर देशों से कच्चा माल आयात करते थे
आयातित माल को उद्योगों में उपयोगी सामान बनाकर उपनिवेशी देशों में या उनके बाजार में निर्यात कर देते थे। अब युद्ध जब लंबा चलेगा तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब जो उपनिवेश थे उन्होंने माल देने से मना कर दिया क्योंकि पैसे की सप्लाई नहीं हो रही थी। पैसे की सप्लाई क्योंकि पैसा हमको मिल नहीं रहा था, वो किसी एजेंट को भेजते थे या कोई व्यापारी आता था कि हमें आप कच्चा माल दो, तो पैसे की गारंटी कौन लेगा, तो पैसा है नहीं, युद्ध का तो पता नहीं कौन जीते कौन नहीं जीते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, तो अन्य देशों ने कच्चा माल देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, जिससे व्यापार वाणिज्य उद्योग यानी यूरोप के अधिकतर जो उद्योग थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे इस समय। यानी एक तरह से देखा जाए तो उद्योग है वो कगार पे चले गए थे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इस समय आज मतलब यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है आर्थिक काल में मुद्रा प्रसार। मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार में देखिए युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया गया, पानी की तरह बहाया गया। अब ये बात आप खुद जानते हो कि अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो उसमें उस समय सिर्फ मैन हमारा जो फोकस रहता है वो युद्ध ही रहता है। अब युद्ध में पानी की तरह, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण रेलवे उद्योग आम जनता का शोषण किया गया, यानी मुद्रा का प्रसार कर सकता है। जैसे सपोज करिए बाढ़, अब मैं आपको बाढ़ लेवल पे समझाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बाढ़ लेवल पे समझा देता हूँ। सपोज करिए ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, सपोज करिए भगवान न करे हो, लेकिन युद्ध हो गया। अब जब युद्ध होगा यहाँ पे तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा, पाकिस्तान को हराना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भारत को हराना है पाकिस्तान को, लेकिन सेना के पास सपोज करिए अन्न की कमी आ गई, या जल की कमी आ गई या कोई भी कमी आ गई, तो एक बार अपन जो आम पब्लिक है उसको बंद कर देंगे ना। जैसे रेलवे है, अब रेलवे के अंदर रेलवे का कार्य है कि यात्रियों को ले जाना तो उस समय क्या होगा, रेलवे को किस में लगा देंगे अपन, युद्ध में लगा देंगे। रेलवे क्या करेगा, सैनिकों को लाएगा और ले जाएगा। ठीक है, अब उद्योग है, अब उद्योगों का सारा पैसा है वो अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे एक उद्योग में 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको क्या पैसा देना है और देना है, तो अपन इनको एक बार सैलरी मिल जाएगी भी। एक बार युद्ध चल रहा है तो आप एक बार, जैसे कोरोना में चला था ना, कोरोना में अभी सैलरी वगैरह काट ली थी, एक बार अपन बीमारी से मर रहे हैं, उसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मुद्रा का प्रसार, यानी युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब पानी की तरह पैसा बहाया गया, जिसके कारण रेलवे जो था, उद्योग धंधे थे, वो सारे के सारे पिछड़ गए थे। ठीक है, और जिससे आम जनता का भी क्या किया गया, बहुत ज्यादा शोषण किया गया। ठीक है, तो मुद्रा का प्रसार समझ में आ गया होगा आपको। यानी अपन पढ़ रहे थे इसके आर्थिक काम, क्या पढ़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक काम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।